क्राइम की दुनिया में कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो कानून के अंदर की जाती हैं। ये क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है एक फेक एनकाउंटर की। ऐसा एनकाउंटर जिसके बाद देहरादून में उस दौरान कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ, जिसमें 28 गंभीर चोटों के निशान थे, बहुत करीब से मारी गई 22 गोलियां थी और इसे जो कहा गया था वो कहा गया था एनकाउंटर। अब आप खुद सोचिए, क्या ये किसी आम एनकाउंटर की कहानी लगती है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जिसे जानबूझकर बदला गया था, दबाया गया था और फिर एक आधिकारिक कहानी के रूप में पेश कर दिया गया था। मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम पर। दरअसल सन 2000 से 2017 के बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया कि देश में 1782 फेक एनकाउंटर के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से कई मामलों में सालों बाद इंसाफ मिलता है और कई मामलों में आज तक इंसाफ नहीं मिला। और इन्हीं मामलों के बीच साल 2009 में एक केस सामने आता है, देहरादून का रणवीर एनकाउंटर केस, जहां एक 22 साल का लड़का गाजियाबाद से देहरादून सिर्फ एक इंटरव्यू देने आता है। 2 जुलाई 2009 को वो देहरादून पहुंचता है, 3 जुलाई को इंटरव्यू देता है और उसका इंटरव्यू इतना अच्छा जाता है कि उसे 4 जुलाई से ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। यानी सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत सामान्य भी। लेकिन 3 जुलाई को कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। 3 जुलाई 2009 रणवीर अपना इंटरव्यू खत्म करता है। वो काफी खुश होता है क्योंकि उसकी नौकरी लग जाती है और फिर वो उसका एक दोस्त राम कुमार तय करते हैं कि वो अपने एक अन्य दोस्त अशोक से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सामान्य दिन था। उसी दिन एक और चीज हो रही थी। इत्तेफाक से पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का काफिला मसूरी जाने वाला था। इस वजह से पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट पर थी। अब रणवीर, राम कुमार और एक और दोस्त बाइक पर मोहिनी रोड की तरफ बढ़ते हैं, वही रोड जहां से काफिला गुजरने वाला था। और यहीं उनकी मुलाकात होती है सब इंस्पेक्टर जीडी भट्ट से। जीडी भट्ट उन्हें उस रूट से गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं। अब यहां से एक छोटी सी बात बड़ा मोड़ ले लेती है। इस गाड़ी हटाने को लेकर वहां बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच जीडी भट्ट रणवीर पर हाथ उठा देते हैं। इसके बाद जवाब में रणवीर भी हाथ उठा देता है। अब ये सिर्फ बहस नहीं रह जाती, ये पुलिस और एक आम आदमी के बीच टकराव बन जाता है। जीडी भट्ट अपने साथियों को बुलाते हैं और रणवीर को पकड़कर चौकी ले जाते हैं। इसी बीच रणवीर के दोस्त घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब रणवीर पुलिस की हिरासत में था, उसे चौकी ले जाया जाता है और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आज भी सवालों के घेरे में है। उसके अगले दिन यानी 4 जुलाई को सुबह के अखबार में एक खबर छपती है कि पुलिस के एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया। जब यह खबर रणवीर के परिवार को मिलती है तो घबराए और बदहवास परिवारजन अफरा तफरी में देहरादून के लिए रवाना होते हैं। जब वो देहरादून के हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो रणवीर की बॉडी पोस्टमार्टम में होती है। इसमें वो परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस पर हंगामा करने लगते हैं, जिस पर पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। अब ये सब रिपोर्टर और कई मीडिया चैनल के सामने हो रहा था। परिवार का आरोप था कि चौकी के अंदर रणवीर के साथ मारपीट की गई, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और ये सब एक फर्जी एनकाउंटर का मामला है। इस पर पुलिस जो कहानी बताती है वो कुछ इस तरह की थी कि पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि चेकिंग के दौरान 3 युवक मिलते हैं, उन्होंने हमला किया, दरोगा की रिवॉल्वर छीन ली और वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और जंगल में मुठभेड़ हुई और उसी मुठभेड़ में रणवीर मारा जाता है। लेकिन उसके 2 साथी भाग जाते हैं। शुरुआत में इस कहानी को सच मान लिया जाता है। बड़े अफसरों ने खूब शाबाशी दी क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा था और उसी दिन एक बदमाश का एनकाउंटर किया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब कुछ बदल जाता है। रिपोर्ट में सामने आया कि रणवीर के शरीर पे 28 चोटों के निशान थे और उसके सीने में करीब 22 गोलियां लगी थी। अब यहां सवाल उठने लगे कि अगर ये एनकाउंटर था तो शरीर पर इतनी चोटों के निशान क्यों थे? क्या ये गोलीबारी आमने सामने की थी या कुछ और? यहीं से मामला पलटता है। रणवीर के परिवार को शक होता है
और वो केस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया। सीबीसीआईडी ने जांच की, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। अब सीबीआई की जांच में जो सामने आया उसने पूरी कहानी को बदल दिया। सीबीआई दिसंबर 2009 में अपनी चार्जशीट फाइल करती है। उस चार्जशीट में सीबीआई बताती है कि 2 जुलाई 2009 को रणवीर गाजियाबाद से देहरादून आता है। 3 जुलाई 2009 को वो अपना इंटरव्यू देता है, जिसकी पुष्टि उस कंपनी में की गई थी। और साथ ही ये भी पता लगता है कि रणवीर का पूर्व में कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था। अब उसी दिन यानी 3 जुलाई को सब इंस्पेक्टर जीडी भट्ट के साथ मोहिनी रोड पर रणवीर की बहस होती है, जिस पर इंस्पेक्टर रणवीर पर हाथ उठाते हैं और जवाब में रणवीर भी उस पर हाथ उठा देता है। जिसके बाद रणवीर को हिरासत में लिया जाता है और चौकी ले जाया जाता है। वहां उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके अन्य दोस्त का पता पूछा जाता है। जिसके बाद पुलिस रणवीर को उसके दोस्त के फ्लैट पर लेकर जाती है, जहां वो उसके दूसरे दोस्त को पकड़ना चाहते थे। और यहां सबसे अहम बात यह थी कि आसपास के लोगों ने रणवीर को उस समय जिंदा देखा था, यानी उस वक्त रणवीर जिंदा था। यह बात केस में एक बड़ा सबूत बनती है कि अगर ये अपराधी था और कस्टडी में था तो एनकाउंटर क्यों किया गया। और जब वो रणवीर को लेकर उस फ्लैट पर पहुंचे थे तो वहां कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो रणवीर को वापस चौकी ले आते हैं और फिर से उसके साथ मारपीट करते हैं। और इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगती है, मतलब कि लगभग उसकी जान ही चली जाती है। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा डर हो जाता है। अगर ये बात बाहर आती तो ये सीधा कस्टोडियल डेथ का मामला बनता और यहीं पर आरोप के मुताबिक एक फैसला लिया जाता है। इस पूरी घटना को छुपाने के लिए एक कहानी बनाई जाती है। रणवीर को गाड़ी में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस से एक और बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। दरअसल कहानी में पुलिस ये बताती है कि रणवीर पुलिस की रिवॉल्वर लेके भागा था, लेकिन वारदात के बाद जो हथियार सीबीआई को बरामद होता है वो दरअसल जीडी भट्ट का होता ही नहीं, वो एक देसी कट्टा होता है। इसके बाद रणवीर को लाटपुर रायपुर के जंगलों में ले जाया जाता है और उस पर 22 गोलियां मारी जाती हैं। यानी पुलिस की कहानी को सीबीआई ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने यह भी बताया कि पूरी घटना एक कवर अप थी, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है, लंबे समय तक सुनवाई चलती है और 9 जून 2014 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट सभी 18 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये पहली बार था कि करीब 1.5 दर्जन पुलिस वालों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यहाँ दोषी पुलिसकर्मियों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दर्ज करती है और दिल्ली हाई कोर्ट 18 में से 11 पुलिसकर्मियों को डायरेक्ट हत्या में शामिल ना होने के सबूत के अभाव के आधार पर सजा से बरी कर देती है। और 6 फरवरी 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और 7 पुलिसकर्मियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखती है। इस फैसले में 7 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाता है, जिनमें मुख्य नाम थे संतोष कुमार जायसवाल तत्कालीन इंस्पेक्टर उस वक्त के, गोपाल दत्त भट्ट सब इंस्पेक्टर, राजेश बिस्ट सब इंस्पेक्टर, नीरज कुमार सब इंस्पेक्टर, नितिन चौहान एसओजी प्रभारी, चंद्रमोहन सिंह रावत सब इंस्पेक्टर, अजीत सिंह कांस्टेबल। इस फैसले ने साफ कर दिया कि ये कोई असली मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मामला था जिसमें पहले हिरासत, फिर मारपीट और बाद में फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया। इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक छोटी सी बहस किसी की जान ले सकती है? क्या सिस्टम अपनी गलती छुपाने के लिए किसी की जान ले सकता है? और सबसे ज़रूरी, क्या हर एनकाउंटर सच होता है? ये सवाल आज भी बाकी है और जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहिए MATV न्यूज़ के साथ।